क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिस्टम जिसके हम इतने आदी हैं कि वो अपने ही सबसे काबिल और ईमानदार अधिकारियों को किस हद तक तोड़ सकता है? एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक अधिकारी की आत्महत्या नहीं, बल्कि व्यवस्था के भीतर दबी उन अनसुनी चीखों का आईना है, जो अक्सर खामोशी के लिबास में दफन हो जाती है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की रहस्यमयी मौत की। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया, बल्कि नौकरशाही के उस स्याह सच को भी उजागर किया है, जहां उत्पीड़न और दबाव किसी की जान लेने पर उतारू हो सकते हैं। एक शांत साउंड प्रूफ बेसमेंट में चली वो गोली क्या सिर्फ एक आत्महत्या थी, या सिस्टम के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई की आखिरी और खामोश गवाही? क्या उनके पीछे हटने की वजह सिर्फ हालिया रिश्वत के आरोप थे, या फिर उनके करियर के दौरान चला लंबा प्रशासनिक उत्पीड़न? जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। 7 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ में सेक्टर 11 स्थित आवास में दोपहर का वक्त था। घर के अंदर एक साउंड प्रूफ बेसमेंट में, जिसे वाई पूरन कुमार ने अपना दफ्तर बना रखा था, एक असहनीय शांति पसरी हुई थी। उस शांति को चीरती हुई एक आवाज निकलती है, लेकिन बेसमेंट साउंड प्रूफ होने के कारण बाहर किसी तक पहुंच नहीं पाती। करीब 1 बजे उन्होंने अपने पीएसओ से उसकी सर्विस रिवॉल्वर यह कहकर ली कि उन्हें थोड़ा काम है, और फिर सन्नाटा। दोपहर करीब 2 बजे जब उनकी छोटी बेटी बेसमेंट में गई तो उसने देखा कि सोफे पर उसके पिता खून से लथपथ पड़े थे। आईपीएस वाई पूरन कुमार, जो हरियाणा कैडर के 2001 बैच के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, अब सिर्फ एक शव बन के रह गए थे। सिर में गोली लगी थी और पुलिस शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला बता रही। और पुलिस अधिकारी भी पहुंचे, आईजी पुष्पेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी कंवरदीप कौर, एसपी सिटी प्रियंका सिंह, कई अधिकारी पहुंचे। अब यहाँ पे एक रिवॉल्वर के साथ एक वसीयत और 9 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसे कुछ लोग 8 पन्नों का भी बता रहे हैं। चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर के अनुसार कि सीएफएल टीम ने मौके पे सबूत जुटाए हैं और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई है। उनके शव का पोस्टमार्टम चंडीगढ़ के सेक्टर 16 अस्पताल में डॉक्टरों के एक बोर्ड की ओर से किया जाना था। तो वाई पूरन कुमार मूलतः आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और एससी समुदाय से आते थे। उन्होंने बीई कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की और आईआईएम अहमदाबाद से स्नातक किया। सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया और 2033 में वो सेवानिवृत्त होने वाले थे। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार स्वयं 2000 बैच की एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, जो घटना के वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पे थे। ये चीजें आप जान चुके होंगे, क्योंकि बात को काफी दिन बीत चुके हैं। तो पूरन कुमार अपनी स्पष्टवादिता और सिस्टम में अनियमितताओं को उजागर करने के लिए जाने जाते रहे हैं, और उनके करियर का मोड़ विवादों और संघर्षों से भरा रहा। लेकिन सवाल है कि काबिल और सम्मानित अधिकारी आखिर इस कदम को उठाने पर क्यों मजबूर हुआ? पुलिस को मिले 9 या 8 पन्नों को सुसाइड नोट ने इस रहस्य की परतें खोलनी शुरू की हैं। इस नोट में उन्होंने 8 आईपीएस और 2 आईएएस अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न और प्रशासनिक दबाव के गंभीर आरोप जड़े हैं। सूत्र ये कहते हैं कि इसमें 2 रिटायर्ड और 2 मौजूदा आईपीएस के नाम हैं। उसने जातिगत भेदभाव, गलत पोस्टिंग, एसीआर यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में अनियमितता, सरकारी आवास न मिलने और शिकायतों की अनदेखी जैसे मुद्दों का जिक्र किया है। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि कुछ अधिकारियों ने लगातार परेशान किया और प्रशासनिक दबाव में रखा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी अमनीत कौर के नाम पे कर दी है, और पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच करने के बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन इसने पहले ही कई गंभीर सवाल उठा रखे हैं। अब पूरन कुमार की आत्महत्या के पीछे 2 मुख्य प्रकार के दबाव काम करते हैं। पहला, करियर के दौरान उच्च अधिकारियों के साथ लंबे समय से चल रहा प्रशासनिक संघर्ष और उत्पीड़न, और दूसरा, उनपे एक हालिया रिश्वतखोरी का आरोप लगा जिसमें उनका नाम था। पूरन कुमार के लिए लोग कहते हैं कि वो अपने करियर के दौरान सिस्टम में अनियमितताओं को उजागर करने और अपने ही विभाग के खिलाफ न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हरियाणा के पूर्व डीजीपी मनोज यादव पर भेदभाव और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, और इस मामले में वो न्यायालय में भी पहुंचे थे।
तो उनका ये आरोप था कि तत्कालीन डीजी उन्हें व्यक्तिगत रंजिश और जातीय भेदभाव के चलते निशाना बना रहे थे और उन्होंने 1991, 96, 97 और 2005 बैच के आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन को अवैध बताते हुए इस पर सवाल उठाए। अब अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित होने के कारण उन्होंने भेदभाव का दावा किया और उनका मानना था कि उनकी पदोन्नति पे इसलिए कार्रवाई नहीं की गई कि और उन्हें आईजी होमगार्ड जैसे गैर कैडर पद पे भी नियुक्त किया गया, जिसका उन्होंने विरोध भी किया था। और उनका ये कहना था कि ऐसा उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित और परेशान करने के लिए किया था। तो हाल ही में उन्हें आईजी रोहतक रेंज से ट्रांसफर करके सुनारिया स्थित जो पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग केंद्र वहां पे भेजा। इसे कई लोग सजा वाली पोस्टिंग मान रहे थे और इस पद का कार्यभार बुधवार को संभालना था और उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर, पूर्व एसीएस सीवीएन प्रसाद, पूर्व गृह सचिव राजीव अरोड़ा और पूर्व डीजीपी मनोज यादव समेत कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा उस वक्त खोला। उन्होंने सरकारी आवास आवंटन की नीति पे भी सवाल उठाए और 9 आईपीएस अधिकारियों से एक-एक सरकारी मकान खाली करवाया और जुर्माना वसूला। वो लगातार ये शिकायत करते रहे कि वरिष्ठ अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनकी शिकायतें दबाई जा रही हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हो रहा है। वो ये दर्शाता है कि वो एक मेंटल ट्रॉमा में थे और प्रशासनिक स्तर पे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ उत्पीड़न और अपमान की 5 शिकायतें दर्ज कराई थी और फिर आया वो तत्कालिक दबाव जो शायद एक अंतिम तिनका साबित हुआ। उनकी आत्महत्या से ठीक पहले रोहतक में रिश्वतखोरी का एक मामला सामने आया जिसमें उनका नाम दर्ज किया गया। यह मामला रोहतक के एक शराब कारोबारी प्रवीण बंसल की शिकायत से जुड़ा था। बंसल ने आरोप लगाया कि वाई पूरण कुमार के गनमैन हेड कांस्टेबल सुशील कुमार उनसे हर महीने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। अब ये कारोबारी अपनी शिकायत के साथ सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपता है जिसमें सुशील पैसे की मांग करता सुनाई देता। इन आरोपों के आधार पर सुशील कुमार को अरेस्ट किया गया और एफआईआर में वाई पूरण कुमार का नाम भी शामिल कर लिया गया। अब रोहतक पुलिस अधीक्षक यानी एसपी कहते हैं कि वाई पूरण कुमार को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था जांच के लिए, लेकिन बात यह है कि कई सूत्र ये कहते हैं कि सुशील द्वारा पूछताछ में पूर्ण कुमार का नाम लेने की खबर सामने आई और उसके बाद ये घटना हुई और ये माना जा रहा है कि ये आत्महत्या की तात्कालिक और प्रमुख वजह बताई। पूर्ण कुमार के परिजनों का ये कहना है कि ये सीधी सीधी आत्महत्या नहीं है, उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया, प्रताड़ित किया गया क्योंकि उनका नाम बिना राज्य सरकार की मंजूरी के एफआईआर में शामिल कर लिया गया और उनकी मौत ने पूरे प्रशासनिक ढांचे को एक तरह से झकझोरा है और ये सवाल खड़ा किया है कि क्या वो प्रशासनिक दबाव का शिकार हो गए। अब इस मामले की जांच का दायरा क्या होगा, परिणाम क्या होंगे, ये देखना बाकी है। चंडीगढ़ पुलिस ने आरोपों की जांच के लिए एक विशेष टीम एसआईटी गठित की है। पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच की जाएगी, उसके बाद उसे पब्लिक करेंगे और उनकी पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार जो जापान दौरे से लौटी, उनके लौटने के बाद बयान हो रहे हैं उनके। तो सारी चीजें ये है कि जांच टीम पे जो काम का जो अब दिशा है जांच टीम के सामने, उसमें जातिगत भेदभाव, गलत पोस्टिंग, प्रशासनिक उत्पीड़न जैसे आरोप जो है उनकी सत्यता की जांच की जाएगी। यदि आरोप सिद्ध हुए तो नामजद वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और रिश्वत वाले मामले में भी ये पता लगाने की कोशिश क्या ईमानदारी से होगी कि पूर्ण कुमार सीधे तौर पे शामिल थे या उनके नाम का इस्तेमाल करके कोई और ही आनंद ले रहा था। तो कुल मिला के आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या जो है इसने नौकरशाही में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य और दबाव के मुद्दे को एक बार फिर से सुर्खियों में लाया है और ये दिखाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था जिनके हिस्से, जिनके हक में, जिनके हाथ में न्याय की कमान होती है, उसके भीतर पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए लड़ने वाले अफसरों पे कितना दबाव हो सकता है। और पूर्ण कुमार जैसे बोल्ड और ईमानदार अधिकारी जो संस्थागत पारदर्शिता के लिए लड़ते रहे, अंततः सिस्टम के भीतर कहीं अकेले पड़ गए। उनकी मौत सिविल प्रशासन को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक वरिष्ठ आईपीएस क्यों टूट गया और यह घटना इस बात का प्रमाण है कि शीर्ष पदों पर कार्यरत अधिकारी निश्चित तौर पर तनाव भी झेलते हैं, दबाव भी झेलते हैं और ये घातक होता है। और ये मामला कोई अकेला नहीं, इससे पहले भी आईएएस आईपीएस अधिकारियों की आत्महत्या सुर्खियां बटोर चुकी, जिसमें महाराष्ट्र के आईपीएस सुपर कॉप कहे जाने वाले हिमांशु रॉय, यूपी में राजेश साहनी, कर्नाटक में डीके रवि जैसे लोग शामिल हैं। और इसमें सभी मामलों में वर्कलोड, मेंटल प्रेशर, मेंटल प्रॉब्लम्स, प्रेशर की प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर, ये सारे कारण रहे। क्योंकि वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या सिर्फ एक दुखद घटना नहीं बल्कि नौकरशाही में जड़ जमा चुके संस्थागत उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और प्रशासनिक दबाव के अस्तित्व को उजागर करती है। और
एक अधिकारी की मौत जो है एक खामोश चीख और सिस्टम पे एक अनकहे सवाल जैसी आपको लग सकती है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या हम कभी जान पाएँगे कि उस साउंड प्रूफ कमरे में उस गोली की आवाज़ के अलावा क्या-क्या गूंजा होगा? उन 9 पन्नों के सुसाइड नोट की क्या पंक्तियाँ गूंजी होंगी? क्या शब्द गूंजे होंगे या केवल एक व्यक्ति का दर्द? या फिर उस पूरी व्यवस्था का चिट्ठा भी कहीं अनुगूंज के रूप में गूंजा होगा, जिसे बदलने की शपथ लेकर हम अपने अधिकारियों को भेजते हैं। ये मौत सिर्फ एक जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है कि हमारे एक सिस्टम के भीतर कई गहरे सड़ांध हैं, जो कुछ लोगों को निगल रही है, बल्कि हमारी आस्था और भरोसे को भी। और समझना होगा कि हर यूनिफ़ॉर्म के पीछे एक इंसान होता है और इंसान पर पड़ने वाला हर दबाव, हर उत्पीड़न अंततः पूरे समाज को प्रभावित करता है। हमें इस घटना से सीखना होगा, सवाल उठाने होंगे और शायद सिस्टम को इंसानियत के पैमाने पर कसने का वक़्त आ गया है। इस कहानी पे आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताएँ और ऐसी ही बातचीत हम करते रहेंगे। आप थिंक 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ।